हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पनेशिया फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम कवर करने लग रहे हैं डीएफसीसीएल एग्जाम के लिए जो आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट का पर्टिकुलर सेक्शन है। और आज आपकी क्लास नंबर 9। अगर आपने इससे पहले 1 to 8 क्लासेस नहीं देखी हैं, जाके देख के आओ। मेरे पढ़ाने का तरीका देखो, बहुत ही ल्यूसिड वे में है। और जैसे कि आपकी एक स्टेयर होती है ना, पहला स्टेप चढ़ोगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसी तरीके से मैंने सारी चीज़ों को रिलेट करके रखा है। आपने सीआरएम की क्लासेस की हैं तो अभी तक आपको आइडिया हो गया होगा, ठीक है। नाउ आज की क्लास में हम क्या क्या करने वाले हैं एक बार बताता हूँ। ये आपकी क्लास नंबर 9 है। अब देखो, यहाँ पर हम लोगों ने कल जो है यहाँ तक आ गए थे हम कि कोर मार्केटिंग कंसेप्ट में आपका पोजीशनिंग क्या होती है, ये सब तो खैर आपको पता ही है। अब सेगमेंटेशन जो है, मैंने आपको बताया था सेगमेंटेशन हमने सीआरएम में पढ़ रखा है। ये जो सेगमेंटेशन किया था, ये हमने किया था कस्टमर्स का, कि अलग अलग टाइप के कस्टमर है सीआरएम के बेसिस पे। लेकिन जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर हमें 2-3 चीजें और एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ती हैं। जैसे कि इसमें एक वॉल्स फ्रेमवर्क काम करता है, ठीक है। क्या होता है? वॉल्स फ्रेमवर्क होता है। अब ये वॉल्स फ्रेमवर्क कौन से टाइप के सेगमेंटेशन में आता है, वॉल्स क्या क्या होते हैं, ये सभी चीजें हम देख रहे होंगे। देन टारगेट मार्केट्स क्या होते हैं, क्या इनके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सेगमेंटेशन से क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनेंगे, कितने टाइप के बेसिक सेगमेंटेशन है, फिर उसके अंदर क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, पूरा हम एक जो आपका एक सही वे होता है ना, उस तरीके से देखेंगे। आई मीन कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे जो होता है कि यहाँ से यहाँ पे पहुंच रहे हैं, यहाँ से पहुंच रहे हैं, ठीक है। उनको हम अच्छे से समझ रहे होंगे, क्लियर है। बाकी आगे जो ऑफरिंग्स हैं, अब ऑफरिंग में तो आप बिल्कुल हीरो हीरा लाल हो चुके हो। बताओ फटाफट से कितनी ऑफरिंग्स होती हैं, ठीक है। चलो, खैर अब आगे आते हैं। अब ये वॉल्स फ्रेमवर्क भी जो है ना, ये मैं आपको पहले ही क्लैरिफाइड कर दूं। ये वॉल्स फ्रेमवर्क दो हैं अभी, अगर आप पूरे वर्ल्ड में देखोगे। एक तो है यूएसए का मॉडल, ठीक है, यूएसए का फ्रेमवर्क है। दूसरा है जापान का, ठीक है। ये मैं आपको अभी आगे चल के भी बताऊंगा। तो जापान वाला जो मॉडल है वो तो जापान में ही फॉलो होता है, बट यूएसए का जो है वर्ल्ड वाइड फॉलो किया जाता है। तो हम भी वर्ल्ड फ्रेमवर्क कौन सा पढ़ेंगे? यूएसए वाला पढ़ेंगे, ठीक है। अक्सर अब ये क्वेश्चन अगर देना चाहेगा एग्जामिनर तो दे भी देगा, कितने टाइप का वर्ल्ड फ्रेमवर्क होता है, तो बता देना। दो होते हैं, एक यूएसए मॉडल, एक जापान मॉडल, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं यार, चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। एंड आप आज जो है आप ये सब पढ़ने वाले हो, ठीक है। ये वॉल्स फ्रेमवर्क देखेंगे, टारगेट मार्केट कैसे क्या होता है, इसमें बिहेवियरियल सेगमेंटेशन कैसे रहेगा, खैर ये सब देख रहे होंगे। दैट इज नॉट एन इश्यू। शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पे क्या, कि बेस फॉर सेगमेंटिंग कंज्यूमर मार्केट, ठीक है। यानी कि जो आपका कंज्यूमर मार्केट है, उसको आप किस तरीके से, किस बेसिस पे आप उसको सेगमेंटेशन करते हो उसका। फिर उन सेगमेंट में भी अलग अलग, जैसे हमने एक मेजरली 4 सेगमेंट होते हैं इसमें। देखो कितने बेस होते हैं इसके, 4 बेस होते हैं किसी भी कंज्यूमर मार्केट को आपका सेगमेंट करने के। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि बेस कितने हैं, तो बेस होते हैं आपके 4। और ये 4 बेस आई थिंक आपको अभी तक इतनी समझ आ गई होगी कौन कौन से होने चाहिए। बहुत बार बता के आ रहा हूं मैं आपको। सीआरएम में भी मैंने आपको थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बताया था। मैंने आपसे बोला था ना, सीआरएम में भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको मार्केटिंग का ज्ञान देने लग रहा हूँ। खैर, सबसे पहले आपका यहाँ पर आ जाता है जोग्राफिकल, ठीक है ना। कौन सा भाई? जोग्राफिकल बेसिस पे आप सेगमेंटेशन कराओगे कंज्यूमर का। देन आपका सेकंड नंबर पे आता है डेमोग्राफिक्स, ठीक है ना। जो डेमोग्राफिक्स सेगमेंटेशन होता है, अब समझना आपको ये है कि जो जोग्राफिकल सेगमेंटेशन है, इसमें क्या क्या टर्म्स यूज किए गए हैं, या फिर यहाँ से क्या क्वेश्चंस बनने वाले हैं, वो मैं आगे अभी आपको बताऊंगा। ऐसे जो डेमोग्राफिक्स है, इसमें क्या क्या टर्म्स यूज हुए हैं, क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं आपका। फिर होता है इसमें साइकोलॉजिकल, ठीक है ना। क्या होता है आपका? साइकोलॉजिकल जो आपका सेगमेंटेशन होता है, इसमें ही आपका अब साइकोलॉजिकल जो सेगमेंटेशन है, उसके अंदर ही ये वर्ल्स फ्रेमवर्क काम करता है। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो वर्ल्स फ्रेमवर्क है, आपको ये तो मैं समझाऊंगा कि क्या होता है, बट अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि वॉल्स फ्रेमवर्क किस में काम करता है, कौन से टाइप के सेगमेंटेशन का पार्ट है, तो आपको पता होना चाहिए ये आपका साइकोलॉजिकल सेगमेंटेशन का पार्ट होता है, ठीक है। चीजें बहुत ही यार एक जो आपका ऑर्डर्ड और नीट वे में होती है ना, उसमें अरेंज करने में काफी सारी टाइम लगता है। तो अब देखो यहाँ पे, अब फोर्थ नंबर का कौन सा हो जाता है? जोग्राफिकल हो गया, डेमोग्राफिक हो गया। अब आ जाएगा आपका यहाँ पे बिहेवियरल, ठीक है ना। कौन सा है? बिहेवियरल। तो ये आपका आई है, ये आपका ओ है, ठीक है। इसको अच्छे से लिख लेना। देन आपका ये 4 तरीकों के जो है बेस होते हैं सेगमेंट करने के, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कौन से बेस होते हैं, ये 4 होते हैं। ऑप्शन में ऐसे भी दे सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस फॉर सेगमेंटिंग कंज्यूमर मार्केट। 3 आपको इनमें से उठा के दे देगा, चौथा कोई और दे देगा, टिक कर देना वही वाला, ठीक है। चलो, अब सबसे पहले की बात करते हैं जो आपका जोग्राफिकल है, ठीक है। सबसे पहला समझते हैं कि ये जोग्राफिकल सेगमेंटेशन में क्या बातें हैं। एक तो इसके लिए आप एक लाइन लिख लो, ये सीधी सीधी पूछी जाती है हमेशा। तो इट डिवाइड्स द मार्केट इनटू, क्या लिखोगे भाई? इट डिवाइड्स द मार्केट, यानी कि जो मार्केट है ये उसको किस में डिवाइड कर देगा?
इनटू जोग्राफिकल यूनिट्स, यानी कि जो भी आपका मार्केट है आप उसे किस तरीके से डिवाइड कर दोगे जोग्राफी के बेसिस पे, ठीक है ना, इनटू जोग्राफिकल यूनिट्स। यूनिट्स का मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट्स में। कौन कौन से यूनिट होते हैं वो, अब यही अक्सर पूछा जाता है। आपका नेशंस के बेसिस पे भी ये हो सकता है, इसके अलावा आपका स्टेट के बेसिस पे, ठीक है, नेशन से आप स्टेट पे आओगे, फिर आपका रीजन हो गया, ठीक है, या फिर आपका कंट्री हो गया, या फिर विलेज बोल दो इसको, ठीक है, क्या हो जाएगा, रीजन हो गया, कोई विलेज हो गया। फिर इसके अंदर भी आप आओगे तो सिटी हो गई, कोई विलेज हो गई या फिर सिटी हुआ। देन इसके अलावा कोई आपका नीबरहुड हो गया, नीबरहुड हो गया। देन इसके अलावा आपका क्या हो जाएगा, इसके अलावा आपका हो जाएगा कॉलोनीज हो गई, ठीक है, फिर कॉलोनीज के बेसिस पे। तो ये छोटा रीजन हो चाहे बड़ा रीजन हो, कोई भी आप किसी भी जोग्राफिकल यूनिट में अगर बांट रहे हो मार्केट को, तो वो क्या हो जाएगा, जोग्राफिकल सेगमेंटेशन हो जाएगा। क्वेश्चन कैसा बनेगा कि अगर आपसे पूछ ले इफ आ मार्केट इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, ठीक है ना, रीजन के बेसिस पे हमने मार्केट को डिवाइड कर दिया, तो ये किस टाइप का सेगमेंटेशन होगा। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आप लॉजिक भी अपना लगा सकते हो थोड़ा सा बेसिक, कि भाई ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफिकल बेसिस पे होगा, ठीक है, ये चीज है। अब यहाँ से यार एक इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है कि इसी ज्योग्राफिकल जो आपका सेगमेंटेशन है, इससे निकल के आई फिर ग्रास रूट मार्केटिंग, ठीक है ना, क्या निकल के आई है, ग्रास रूट मार्केटिंग। तो ये टर्म आपसे पूछा गया है, ग्रास रूट मार्केटिंग क्या होती है, समझना इस चीज को ध्यान से। ग्रास रूट मार्केटिंग का मतलब होता है कि आप अलग अलग ज्योग्राफिकल यूनिट्स के, यानी कि जो आपने ज्योग्राफिकल यूनिट्स बनाई है ना, नेशन बनाया है या फिर आपने कोई स्टेट उठा लिया पर्टिकुलर, अलग अलग यूनिट्स बना रखी हैं, तो उसमें जो एक एक कस्टमर बैठा हुआ है ना, आपका एक एक जो कंज्यूमर है, हमारे एक एक कंज्यूमर तक पहुंचना है हमें, उसको बोला जाता है ग्रास रूट मार्केटिंग, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूं इसका, कोई एक बड़ा सा बैंक हो गया, या फिर जैसे कि आप सिटी बैंक को उठा लो, ठीक है, सिटी बैंक हो गया, या फिर आपका एसबीआई हो गया। तो ये बैंक क्या करते हैं, क्या ऐसा तो है नहीं कि एक कई सारे विलेजेस हैं और उन विलेजेस में बैंक ना होकर के बहुत दूर हो, कि कई सारी सिटीज हैं, हर जगह बैंक ना होकर के किसी एक पर्टिकुलर सिटी में हो और दो बैंक के बीच में दूरी कम से कम 200 किलोमीटर हो। ऐसा आज के केस में नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा बैंक बनाए जा रहे हैं सो दैट आपका जो कंज्यूमर है आप उसके ज़्यादा से ज़्यादा पास जा पाओ। जब आप ज़्यादा उसके पास जाओगे इंडिविजुअली, धीमे धीमे, अब देखो ध्यान देना यहाँ पर मैं क्या वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इंडिविजुअल कंज्यूमर के पास आप जैसे ही पहुंचने का प्रयास करोगे तो आपका जो मार्केट है वो बढ़ेगा, है ना, कि आप वहां पे ग्रास रूट मार्केटिंग कर पाओगे। ग्रास रूट मार्केटिंग का मतलब ही ये होता है कि आप अपना जो भी, देखो मार्केटिंग का मतलब याद आ रहा है ना, कि मार्केटिंग में अकेला ये नहीं होता कि एडवर्टीजमेंट करना है। इट इज ऑल अबाउट पैकेजिंग, प्रोडक्शन, आपका एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग, ठीक है ना। तो आपको जो भी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, प्रोडक्शन करना है, वो सभी का सभी आप किसी ना किसी एक इंडिविजुअल कंज्यूमर तक अपनी बात लेकर के जा पाओ, ठीक है। अच्छा, इंडिविजुअल कंज्यूमर का मतलब अब ये भी नहीं है कि एक एक के घर पे जाओ। इंडिविजुअल कंज्यूमर तक पहुंचने का मतलब है कि आपका जो भी कंज्यूमर है उस तक आप अपनी एक पर्सनल अटेंशन तक लेके जा पाओ। चलो इसके एक डेफिनेशन लिखाता हूँ छोटी सी, आपको और क्लैरिफाइड हो जाएगा। तो इसे अब आप क्या लिखोगे, इसे लिखो, इट कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज, इट कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज, एक्टिविटीज दैट कंसंट्रेट ऑन, दैट कंसंट्रेट ऑन, जो किस पे कंसंट्रेट करती हैं, तो ध्यान देना अब, गेटिंग एज क्लोज, कंसंट्रेट ऑन गेटिंग एज क्लोज, एज क्लोज एंड पर्सनली रेलेवेंट, ठीक है, एज क्लोज एंड पर्सनली रेलेवेंट, यानी कि आप ऐसा ना हो कि भाई आपका सामान जो है वो रेलेवेंट है ही नहीं, तो पर्सनली रेलेवेंट भी होना चाहिए आपके कंज्यूमर के लिए, रेलेवेंट टू इंडिविजुअल कस्टमर, ठीक है, टू इंडिविजुअल कस्टमर। अब चूंकि यहाँ पे हमने किसका यूज कर लिया है, पर्सनली रेलेवेंट वगैरह का यूज कर लिया, तो जो कंज्यूमर होता है उसके साथ तो रेलेवेंट अपने आप क्या होता है, अंडरस्टूड होता है, बट अगर रेलेवेंट अलग से यूज किया है, यानी कि हम क्या करने वाले हैं, अगला वर्ड यूज कस्टमर यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो ये अगर कभी आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक में भी आ जाए तो याद रखना, अगर आपने रेलेवेंट वर्ड यूज कर लिया कि पर्सनली रेलेवेंट होना चाहिए, तो वहां पे आपको कस्टमर ही यूज करना है ना, क्योंकि अगर कंज्यूमर यूज करोगे इट मीन्स कि वो उसके लिए रेलेवेंट है चीज जो भी आप देने वाले हो, ये अंडरस्टूड हो जाता है फिर, ठीक है। तो बात, मेरी बात की गहराई तक पहुंचेगी नहीं पहुंचे, हाँ। चलो, गेटिंग एज क्लोज एंड पर्सनली रेलेवेंट टू इंडिविजुअल कस्टमर, यानी कि ये जो ग्रास रूट मार्केटिंग होती है, ये एज हमने यहाँ पे यूज किया था ना, तो एक और एज होगा, एज पॉसिबल, ठीक है, एज पॉसिबल हो जाएगा। तो यानी कि हम जो भी एक्टिविटीज करेंगे वो उससे क्या होगा कि हम अपने कस्टमर के पास ज्यादा से ज्यादा उसके पास जा पा रहे हैं और उसको पर्सनली रेलेवेंट चीज दे पा रहे हैं, ठीक है। ये होती है ग्रास रूट मार्केटिंग, और ये किसके बेसिस पे की जाती है, इसका जो बेस होता है वो कौन सा होता है, जोग्राफिकल सेगमेंटेशन ही इसका बेस होता है, ठीक है।
तो इसमें आप कभी कंफ्यूज नहीं होना। अगर मैंने पूछा ग्रास रूट मार्केटिंग किसके बेस पे की जाती है, तो जोग्राफिकल सेगमेंटेशन के बेस पे की जाती है। अरे बोलो हाँ। अब ये दो चीजें हो गई, इसके अंदर एक चीज और आती है आपकी, क्या बोलते हैं उसको भाई, नोट डाउन करो एक बार। एक आपका एक्रोनेम बना के इसे आप लिख लो, ज्यादा इसके डिटेल में हमें जाना नहीं है। देखो क्या लिखोगे, देखो एक होता है आपका प्रिज्म, ठीक है, क्या होता है, प्रिज्म होता है। अब इस प्रिज्म का मतलब क्या है, नोट डाउन कर लेना इसे एक बार। पोटेंशियल, पोटेंशियल, पी से हो गया पोटेंशियल, ठीक है, आर से आपका हो जाता है रेटिंग, फिर आपका आई से हो जाता है इंडेक्स, देन आपका इंडेक्स हो गया, फिर हो जाता है बाई, एंड जेड से हो जाता है जिप मार्केटिंग, ठीक है, क्या हो जाता है, जिप मार्केटिंग। अच्छा जिप का मतलब क्या होता है, कोई किसी भी चीज को इकट्ठा कर देना। आपने जिप फाइल्स देखी होंगी, ठीक है, जिप फाइल्स में क्या होता है कि कई सारे आपका कई सारी अगर किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड फाइल होंगी तो वो जिप फोल्डर में हम डाल देते हैं, ठीक है, उसको ओपन करते हैं तो वो सारी फाइल्स हमारे पास निकल के आ जाती है। तो ऐसा ही इसमें होता है। अब ये प्रिज्म है क्या, इट इज अ जियो क्लस्टरिंग अप्रोच, ठीक है, ये क्या है, ये है आपकी जियो क्लस्टरिंग अप्रोच। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो। अब ये जियो क्लस्टरिंग अप्रोच का मतलब क्या है, बेसिकली जब भी हम जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन करते हैं तो एक पर्सन थे, उनका नाम था नीलसन, ठीक है, नीलसन नाम था इनका, क्या था भाई, नीलसन। अब इन नीलसन ने क्या किया कि इन्होंने, जैसे जब जोग्राफिकल सेगमेंटेशन हो गया तो इन्होंने क्या कहा कि जोग्राफिकल सेगमेंटेशन में कई सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको हम अगर एक साथ मिला करके देखें, उसको क्लस्टर करके अगर हम उसकी अप्रोच लगाते हैं तो हमें कुछ अच्छा अपना मार्केटिंग करने के लिए एक टारगेट मार्केट मिल जाएगा। तो प्रिज्म जो है वो टारगेटेड किस लिए होता है, सो दैट वी कैन फाइंड आउट अवर टारगेटेड मार्केट, ठीक है, क्या मिल जाए हमें, अपना टारगेट मार्केट मिल जाए। और ये होती क्या है, जियो क्लस्टरिंग अप्रोच होती है, जिसका बेस ऑफ कोर्स क्या होगा आपका, जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन। अरे बोलो हाँ, बात समझ में आती है तो क्लियर है, चलिए समझ में आया। अब इसी प्रिज्म के बेसिस पे ये जो अपने नीलसन थे, इन्होंने क्या किया कि इसको बेसिक 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि हमारा जो ये प्रिज्म था इसको जो हमने अप्लाई किया तो बेसिकली 4 टाइप के लोग निकल के आए, जिसमें से एक तो थे यंग डिगेरेटीज, ठीक है, क्या थे, एक थे यंग डिगेरेटिस। अब इनके ना ज़्यादा हमें डीप में नहीं जाना है, बिकॉज ये बस यूएसए के एक तरीके से इन्होंने जो यूएसए के लोग हैं उनके ऊपर ही ये सब रिसर्च करी हुई है, उनको ये फॉलो इन्होंने किया हुआ है, तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल एक बार देख लो। जैसे कि आपका वॉल्स फ्रेमवर्क से लास्ट ईयर क्वेश्चन आ चुका है, वैसे वॉल्स फ्रेमवर्क भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज वो, बट बात क्या है कि वो यूएसए को छोड़ के भी 4-5 कंट्रीज में फॉलो करता है, जबकि ये जो आपका प्रिज्म है ये ओनली यूएसए में और कुछ और यूरोपियन कंट्रीज हैं वहां ही फॉलो होता है, ठीक है। खैर, दूसरा होता है बेल्टवे बूमर्स, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, बेल्टवे बूमर्स बोलते हैं। तीसरे होते हैं आपके कॉस्मोपॉलिटन्स, ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन्स। देन आपके चौथे नंबर पे आ जाते हैं ओल्ड मिल टाउन्स, ओल्ड मिल टाउन्स। बड़े अजीब से नाम लग रहे हैं ना, कोई बात नहीं, एक बार मैं छोटा सा बता देता हूँ कौन सा क्या होता है, बाकी ज्यादा ध्यान नहीं देना इस पे, है ना। तो यंग डिग्ने जो यंग डिगेरेटीज हैं, इनमें क्या होता है कि ये लोग सबसे पहली बात यंग होते हैं, ठीक है, पहला पॉइंट। प्लस में क्या होते हैं, ये लोग टैक्स एवीज होते हैं। अब यंग हैं तो भाई टैक्स एवी होना तो भाई मस्ट ही है ना। टैक्स एवी का मतलब होता है कि टेक्नोलॉजी से बिल्कुल अच्छे से वाकिफ हैं। फिर इसके अलावा ये क्या होते हैं, एफ्लुएंट होते हैं, क्या होते हैं, एफ्लुएंट होते हैं, प्लस हाईली एजुकेटेड होते हैं, ठीक है, ये इस टाइप के लोग हो गए। देन इसके बाद में जो बेल्टवे बूमर्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं, जैसे कि अब ये जो हैं ये यंग लोग हैं। अब यही लोग जब बूढ़े हो जाएंगे ना, देखो अभी जैसे अगर मैं आपसे राइट नाउ बात करता हूँ 2021, हमारे जो मदर एंड फादर हैं वो कैसे हो जाएंगे, उनकी जो भी जब वो पैदा हुए होंगे तो उस टाइम पे ये टेक जो है इतनी ज़्यादा थी नहीं, टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी की समझ इन्हें नहीं है, और इनकी जो लाइफ स्टाइल है वो सेंटर्ड किस पे है, इनके बच्चों पे। यानी कि ये है तो मतलब इनके पास भी ठीक ठाक है, कॉलेज एजुकेटेड हैं, अपर मिडिल क्लास में ये लोग हैं, ठीक है। जो बेल्ट वे बूमर्स आते हैं ये अपर मिडिल क्लास में आते हैं, अपर मिडिल क्लास में आते हैं, प्लस एजुकेटेड हैं। लेकिन बात क्या है कि ये टैक्स हैवी नहीं है, और इनकी लाइफ जो बच्चे हैं ना उनके ऊपर सेंटर्ड है। तो ये लिख लो यहाँ पे, किड सेंटर्ड लाइफ होती है इनकी, किड सेंटर्ड लिख लो या फिर आपका चिल्ड्रन सेंटर्ड लिख लो, ठीक है। देन कॉस्मोपॉलिटन आते हैं। कॉस्मोपॉलिटन जो है ये मेट्रो सिटीज में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं, मेनली मेट्रो सिटीज में, ठीक है, जो जैसे कि अपना यहाँ पे बैंगलोर हो गया, अपना मुंबई हो गया, ठीक है, दिल्ली हो गया, तो जो मेट्रो सिटीज हैं।
देन आपका लास्ट में आते हैं ओल्ड मिल स्कूल मिल टाउन। ये क्या है भाई, ये काफ़ी पहले के लोग हैं, यानी कि काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं। और ये पहले किसी फैक्ट्री में काम किया करते थे, माइनिंग फैक्ट्री में काम किया करते थे, लेकिन अब रिटायरमेंट लेकर के विलेज साइड जो है ये ज़्यादा रहते हैं, या फिर आपका जो अर्बन एरिया को छोड़ के जो रूरल एरियाज होते हैं उनमें हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इन्हें ज़्यादा जैसे कि टेक्नोलॉजी क्या कर चल रही है क्या नहीं चल रही है उससे ज़्यादा मतलब नहीं होता, इन्हें गार्डनिंग वगैरह करके आराम से रहना है, ठीक है। तो ये आ जाते हैं ओल्ड मिल टाउन्स कैटेगरी में। क्लियर है, ये भी किसके अंदर आ गया, प्रिज्म के थ्रू इसको हम निकाल रहे होते हैं, और ये आपका जो ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन है उसके अंदर आता है, ठीक है। इतनी सी बात बस माइंड में रख लेना। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, जो आपका अगला वाले टाइप का सेगमेंटेशन है, नंबर 2। तो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन का जो बेस है ना ये बहुत बड़ा है। अब देखो जैसे कि मैंने क्या बोला, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, ठीक है, ये क्या है, बेस है। अब इस बेस के हिसाब से क्या होगा, अलग अलग चीजों में डिवाइड करेगा मार्केटर कि हमें किस बेस पे। अब इसी के अंदर देखो क्या क्या बेस लिए इस बेस के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, वो पॉइंट आप लिख लो। यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आए हैं, जैसे कि डेमोग्राफिक में क्या क्या आ जाता है, तो आपका एज आ जाएगी, ठीक है, एज इसी में आती है, फैमिली इसी में आती है। फैमिली क्या, बेसिकली फैमिली का साइज देखा जाता है कि आप 3 मेंबर्ड हो, 4 मेंबर्ड हो, 5 मेंबर्ड हो, ठीक है। इसके अलावा आपका क्या हो जाएगा, जेंडर आ जाएगा, ठीक है। एज हो गई, जेंडर हो गया, आपका इनकम हो गई, ठीक है ना, इनकम हो गई, ऑक्यूपेशन हो गई, एजुकेशन हो गई, ऑक्यूपेशन हो गई, देन आपकी क्या हो गई, एजुकेशन हो गई, एजुकेशन। देन आपका क्या हो जाएगा, इधर पे आते हैं जरा सा, रिलीजन हो गया, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, जो रिलीजन है ना वो डेमोग्राफिक में आता है, रीजन आपका जो है वो ज्योग्राफिकल में आता है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे रेस हो गया, ठीक है, अलग अलग टाइप की जो रेस होती हैं, रिलीजन हो गया, रेस हो गया, कल्चर, ठीक है, कल्चर के बेसिस पर भी जो सेगमेंटेशन किया जाता है वो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन के बेस पे होता है, ठीक है। देन आपका जनरेशन ले लो, ठीक है, जनरेशन का जो गैप होता है। अब देखो जनरेशन के अंदर मैं आपको अभी आपको एक दो बातें और बताऊंगा। जनरेशन हो गया आपका, और इसमें क्या आ जाएगा, नेशनैलिटी हो गई, है ना, नेशनैलिटी भी इसी में आती है। नेशनैलिटी के बेसिस पर भी डिपेंड करता है ना कि आप क्या प्रोडक्ट लेना पसंद करोगे क्या नहीं करोगे। अब जैसे कि मैं आपसे अगर बात करूं तो यूएसए का जो फ्लैग होता है, यूएसए के फ्लैग का आप कुछ भी आइटम पहन सकते हो, उसके आप जो वेस्ट होती है वो पहन सकते हो, उसके आप शूज़ पे डाल सकते हो, उसे आप पैंट्स पे डाल सकते हो, बट जो हमारा इंडिया का फ्लैग है उसे आप कहीं नहीं डाल सकते, ठीक है। उसके लिए बहुत सारे प्रोटोकॉल है और करना भी चाहिए, ठीक है, बिकॉज पूरी की पूरी इंडिया को वो हमारी जो है एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है, हमारा तिरंगा जो है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं कि भाई नेशनलिटी पे आपका प्रोडक्ट पूरा का पूरा मार्केटिंग ही डिपेंड करेगी ना कि आप किस नेशनलिटी से हो, आपको क्या प्रोडक्ट हमें दिखाना है, ठीक। नेशनैलिटी हो गई। देन आपका सोशल क्लास हो गया कि आपकी सोशल क्लास क्या है, आप क्या लेना पसंद करोगे या नहीं करोगे। अब आप हो स्टूडेंट, कोई आपको यहाँ पे लेके आ जाए कि चलो इसको आईफोन चिपका दिया जाए, तो वो बेवकूफ़ी कर रहा है। स्टूडेंट को कहाँ से आप आईफोन चिपकाओगे, नहीं चिपका पाओगे। वो बेचारा बैठा है कि उसे कुछ चीज़ें मिल जाएं, बस पढ़ लिख के अपना काम चला ले, ठीक है। तो ये बातें होती हैं। आइडियल कंडीशन की बात करता हूँ, जो लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना इधर उधर, मम्मी पापा का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, खैर, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन आपको समझ में आया। तो एज के बेसिस पे आपको पता है कैसे सेगमेंटेशन होगा। जो थोड़ा नया है उसको यहाँ पे हम पॉलिसीज ज़्यादा बेचेंगे, कोई अगर 25 की एज में है तो उसको उस तरीके से बेच रहे होंगे। फैमिली का साइज, जेंडर, ये सब आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पे हमें मेनली यार देखना है जनरेशन, ठीक है, जनरेशन के बेस पे एक्चुअली, और फिर इसमें फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया कस्टमर्स का, ठीक है। जनरेशन के बेस पे क्या बात कर रहे हैं, जनरेशन के बेस पे यहाँ पे बेसिकली 4 तरीके के हमने कस्टमर डिफाइन किए, ठीक है। जैसे ऊपर हमने जो अपना प्रिज्म था उसके बेस पे 4 बनाए थे ना, ऐसे ही इसमें आपका क्या हुआ, डेमोग्राफिक बेस के अंदर जो जनरेशन वाला पार्ट है इसमें 4 डिफाइन की गई आपकी कैटेगरीज, ठीक है ना। तो एक तो एक बात तो आप ये समझो कि भाई जनरेशन को यहाँ पे डाला क्यों गया, क्योंकि जनरेशन डेमोग्राफिक से कैसे एक्चुअली ये आपका अफेक्टेड है ये पता होना चाहिए। बिकॉज आप जिस जनरेशन में पैदा हुए हो उस जनरेशन का आप पर इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो आपके जो मम्मी पापा हैं उनका आप सॉन्ग्स में ही देख लो, आपके मदर या फादर होंगे तो उनकी सॉन्ग प्रेफरेंस अलग होगी, आपकी सॉन्ग प्रेफरेंस अलग होगी, ठीक है ना। यानी कि आप किस तरीके की जनरेशन में पैदा हुए हो डिपेंड करता है, ठीक है ना। हो सकता है कि आपकी मम्मी अभी बोलती होगी ये क्या रैप सॉन्ग है, ये अच्छा नहीं लग रहा। उनके टाइम पे जो लता मंगेशकर जी थी, किशोर दा थे, है ना, तो ये सब अच्छे आर्टिस्ट थे तो उनको वो अच्छे लगते होंगे, है ना। तो इस बेसिस पर ही यही जो चीज़ें हैं ना, इन्हीं बेस पे ये जनरेशन का क्लासिफिकेशन किया गया है, राइट। खैर, तो सबसे पहले में आ जाते हैं आपके जनरेशन वाई,
ठीक है ना, क्या होते हैं जनरेशन वाई, इनको ही बोला जाता है मिलेनियल्स। ठीक है, क्या बोला जाता है, मिलेनियल्स बोला जाता है। फिर आप आ जाओगे, अच्छा मिलेनियल्स की जो अब ये एक, क्योंकि हम यहाँ पे जनरेशन की बात कर रहे हैं तो एक टाइम पीरियड भी होता है, जैसे जो मिलेनियल्स होते हैं वो 1980s तो नहीं, 1980s, हाँ पूरा 1980s आप ले लो, और इसके अलावा आपका 1990s, ठीक है ना। तो 1980s से लेकर के 1990s में जो पैदा हुए हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, जनरेशन वाई कहलाते हैं। यानी कि वो 1982, 3, 4, ये यहाँ पे आपका 1995 तक, ठीक है, ऐसा जो जनरेशन है 1995 तक की, उनको हम बोलते हैं जनरेशन वाई। क्लियर है मेरी बात। देन इसके अब ये खैर चार बेसिस पे किया गया है अब, लेकिन जो 1995 के बाद पैदा हुए हैं, अगर आपसे कोई पूछ ले, उनको बोला जाता है जनरेशन एक्स। ठीक है, यानी कि जो बच्चे अभी पैदा हुए हैं ना 1995 के बाद हुए हैं, वो कौन सी जनरेशन में है, जनरेशन एक्स में है। खैर, इसके अलावा आपका क्या हो जाएगा, अरे सॉरी, जनरेशन ये आपका जेड, ठीक है ना, सॉरी सॉरी, यहाँ पर ये जो है इसके पीछे आती है आपकी जनरेशन एक्स। जनरेशन एक्स में बेसिकली कौन से टाइम पीरियड की बात करते हैं, तो ये होता है आपका 1960s से लेकर के आपका 1980s तक का। इस टाइम पीरियड के बीच में जो लोग पैदा हुए हैं वो आपके जनरेशन एक्स में माने जाते हैं। जैसे कि आपका 1962, 3, 4 में आप पैदा होगा, यहाँ पे 1982, 84 तक, ठीक है। 1980s का मतलब ये है, यहाँ पर आप बैरियर ऐसे लगा सकते हो 1982, यानी कि 85 से, ये समझो यहाँ पे इस चीज का मतलब क्या होता है, 1985 से नीचे वाले यहाँ पे, 1985 से ऊपर वाले यहाँ पे, ठीक है, ये 80s का मतलब ये है। क्लियर है। देन आपका जनरेशन एक्स हो गया, फिर आते हैं बेबी बूमर्स। ठीक है, क्या आते हैं आपके, बेबी बूमर्स। तो ये जो बेबी बूमर्स हैं, ये कौन से इनका ईयर माना जाता है, तो ये होते हैं 1945 से लेकर के इनका 1960s तक का। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला, 1960s से ना, तो ये 60s का मतलब है मैं 1964, 2, 3, 4, 5 से ऐसी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1945 से 1965। क्लियर है। ये जो मैंने 60s, 80s, 90s बोला है, इनका मतलब समझना, पांच पांच का मतलब है इसमें 5 5 से दो जनरेशन डिवाइड हो रही हैं। ठीक है ना, बेबी बूमर्स। देन आपका जो लास्ट होते हैं उनको बोला जाता है साइलेंट जनरेशन। अब देखो भाई, जो लोग बहुत ही बूढ़े हो गए हैं तो अब वो उनकी डिमांड ज़्यादा रहती नहीं है, जो भी नीड है वो बेसिक नीड उनकी पूरी हो ही रही है, तो वो बस नीड में खुश हैं, उनको वांट ऐसी कुछ नहीं है स्पेशल कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, जो भी नीड है वो पूरी हो जाए, दैट्स इट। ठीक है, ये है साइलेंट जनरेशन, यानी कि ये बेसिकली 1925 से जो है इनका 1945 तक का टाइम पीरियड है पैदा होने का, और कई सारे लोग इसमें उनकी डेथ भी हो चुकी है, तो दैट्स वाई वी हैव टू कॉल देम साइलेंट जनरेशन। ठीक है, इनकी कोई डिमांड्स ज़्यादा होती नहीं है, और बेसिकली वो अभी ये क्या करते हैं, बेसिकली अब इनका डिफरेंस समझना। जैसे आज का जो युग है या फिर आज के युग की बातें हैं, वो ये बिल्कुल उससे डिफाई कर देते हैं। ठीक है, ये बोलते हैं कि नहीं भाई, हमें एडवांसमेंट चाहिए ही नहीं है। ठीक है, जबकि जो जेनएक्स के लोग हैं, जो बेबी ब्लूमर्स हैं, वो तो कहीं ना कहीं, अब देखो आपके मम्मी पापा भी हैं तो फ़ोन का यूज़ करने लग गए हैं, या फिर वो अब धीमे धीमे स्मार्टफोन्स पे आ गए हैं, जबकि जो साइलेंट जनरेशन है वो स्मार्टफोन नहीं यूज कर पाएंगे, उन्होंने डिफाई कर दिया। तो ये अंतर होता है जनरेशन का। बात की गहराई तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे, अब मैं फोन की बात करूं, जनरेशन वाई जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है फोन्स को यूज करेगी, पूरी टेक सेवी होगी, टेक्नोलॉजी यूज करेगी। टेक एक्स और बेबी ब्लूमर्स क्या होंगे, ये लोग भी कहीं ना कहीं चलो ठीक है, धीमे धीमे समझ के अपना टेक्नोलॉजी को एक तरीके से अडेप्ट करने की कोशिश करेंगे अपने आप को टेक्नोलॉजी के हिसाब से। लेकिन साइलेंट जनरेशन जो है वो डिफाई कर देती है कि भाई नहीं, हमें नहीं इस एडवांसमेंट को समझना है। ठीक है, ये बात आपके माइंड में आई होप आ गई होगी, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इसमें। हाँ, फटाफट से हाँ बोल दो। तो भाई, जो भी हम मार्केटिंग कर रहे हैं अपने सामान की, या फिर हम जो मार्केटर है, वो टारगेट किसको करना चाहेगा, ये जो जनरेशन वाई या फिर जो मिलेनियल्स की जनरेशन है ना, वो इसको टारगेट करना चाहेगा। अब इनको टारगेट करने के लिए ही यहाँ पे कई सारी स्ट्रेटजीज जो है मार्केटर लगाते हैं। इवन जो आपकी ये जो जेनेक्स हो गई, बेबी ब्लूमर्स हो गए, तो इनके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जाता कि ये तो चलो ठीक है, धीमे धीमे अडेप्ट कर जाएंगे। बट जो फोकस होता है ना किसी भी मार्केटर का, वो किस पे होगा, जो नई जनरेशन है वो तो समझे ना हमारी चीज को, हम जो प्रोडक्ट ला रहे हैं। अगर वो जेन वाई या फिर मिलेनियल्स की समझ में नहीं आएगा तो कौन ही उसको लेना पसंद करेगा फिर, है ना, क्योंकि जनरेशन जेड तो बहुत छोटी सी है, छोटे छोटे बच्चों को थोड़ी ना इतनी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होते हैं वो। क्लियर है मेरी बात। चलो, अब देखते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा नीचे आएंगे, देखो, क्योंकि अब देखो बात को समझना, क्यों इस पे फोकस करते हैं, क्योंकि पैसा जो सबसे ज्यादा होता है वो जनरेशन वाई के पास होता है।
किसके पास होगा सबसे ज्यादा पैसा? वो जनरेशन वाई के पास, बिकॉज उनकी एज भी ठीक ठाक होगी, ठीक है ना, और उनके पास पैसा भी काफी अच्छा होगा। तो जो इन्वेस्टमेंट आएगा वो हमें जनरेशन वाई से ही आएगा। क्लियर है? जनरेशन जेड से भी नहीं आने का, एक्स से भी इतना नहीं आने का, ठीक है। चलिए, खैर अब यहाँ पे समझते हैं इस जनरेशन वाई को लुभाने के लिए मार्केटर क्या क्या यूज करते हैं। वैसे बस देख लो एक बार, ठीक है। ये ऑनलाइन बज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। एक मेथड है आपका ऑनलाइन बज़, जैसा गेमिफिकेशन देखा ना प्रीवियस ईयर पेपर में, ऐसा ही एक है ऑनलाइन बज़। का मतलब क्या होता है कि आपका जो भी ब्रांड है वो क्या करेंगे, धीमे धीमे ऑनलाइन अपना एक बज़ क्रिएट करने का मतलब होता है अपने बारे में एक सेंसेशन क्रिएट कर देना, ठीक है। अपने प्रोडक्ट के बारे में सेंसेशन लेके आना, एडवर्टीजमेंट के थ्रू लेके आना, या फिर आपको जो ऑनलाइन जितने भी तरीके हैं उन तरीकों से आप अपनी बस क्रिएट कर दो, ठीक है। ये होता है इसमें। देन आपका एक होता है स्टूडेंट एम्बेसडर, ठीक है। क्या बोलते हैं? एक स्टूडेंट एम्बेसडर यहाँ पे लेके आना, इसका मतलब समझना जरा सा आप लोग। इसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट वगैरह हैं या फिर जो छोटी उम्र के बच्चे हैं लाइक जनरेशन जेड के, ठीक है, तो इन लोगों को क्या करेंगे कि एम्बेसडर बना देंगे। किसी भी, आप एम्बेसडर बनाने का मतलब ये नहीं है ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। स्टूडेंट एम्बेसडर बनाने का मतलब है आपका जो प्रोडक्ट है आप उसको पहुंचाने का काम, या फिर उसका कैसे समझाऊं आपको। जैसे एमएलएम, पता है आपको एमएलएम क्या होता है? मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है ना। तो इसमें बोलते हैं कि एक पर्सन दूसरे को रेफर करेगा, ये तीसरे को, फिर ये दो लोगों को, फिर ये दो लोगों को, ठीक है। ये होती है मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो इसी तरीके से आप क्या कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट का जो एम्बेसडर है वो किसी स्टूडेंट को या फिर किसी जनरेशन जेड के बंदे को बनाओ। वो अपने आप इन्फ्लुएंस करेगा किसको? जनरेशन वाई को, जो कि हमारी मिलेनियल्स वाली जनरेशन है। अरे बात मेरी समझ में आ रही है क्या? जैसे अगर मैं अभी जो स्टूडेंट्स हैं, अभी आप लोगों की एज 22, 23, 24 ऐसी होगी, ठीक है। 24 एज वाले बंदे को यहाँ पे वो एमएलएम करने लग जाए तो अपने पेरेंट्स को वो बोलेगा ये ले लो, ये ले लो, फिर उनके वो पेरेंट्स से बोलेगा अरे आप प्लीज उनको आगे रेफर कर देना। बच्चे की बात मानेंगे ही मानेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये सभी स्ट्रेटजीज अपनाई जाती हैं। हमेशा याद रखना, मार्केटर्स डू स्ट्राइक ऑन योर इमोशन। आपके जो इमोशन है, जो आपकी नेशनैलिटी है, आप जिस रीजन से बिलोंग करते हो, उस पे वो वार जरूर करेंगे, ठीक है। खैर, नेक्स्ट वाले बात पे आते हैं। इतना ही आपका डेमोग्राफिक से इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आई होप क्लैरिफाइड हो गई होंगी। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन क्या होती है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आने का। बस ये याद रखना, डेमोग्राफिक में मैंने आपको क्या क्या पॉइंट्स बताए हैं। ये बहुत पूछा जाता है कि एज किस में आती है, तो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में आती है। कल्चर किस में आता है, डेमोग्राफिक में। जनरेशन, नेशनैलिटी, ठीक है। ये पॉइंट्स अच्छे से लिख लो। चलो खैर यार, आगे आ रहे हैं। थर्ड नंबर पे देखो अपने पास क्या है। तो ये आपका हो जाएगा साइकोग्राफ। एक सेकेंड यार, मैंने आपको ऊपर ये साइकोलॉजिकल तो नहीं लिखा दिया? फ्लो फ्लो में जो है ये चीजें हो जाती हैं। वेट अ सेकेंड, देखो ये साइकोलॉजिकल नहीं, ये आपका साइकोग्राफिक बोलते हैं इसको। साइकोग्राफिक, ठीक है ना। साइकोग्राफिक होता है ये। कौन सा? साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। तो ये साइकोलॉजिकल नहीं है। अभी मेरे मुंह से फिर से निकला तो मैंने अपने आप को सुना, देन आई गॉट इट। देखो अब यहाँ पे साइकोग्राफिक, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन में क्या क्या चीजें आती हैं, कैसे सेगमेंटेशन होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक तो साइकोग्राफिक और एक आपका बिहेवियरल, ठीक है ना। जो बिहेवियरल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर भी कस्टमर का सेगमेंटेशन होता है, और ये एग्जाम में बहुत पूछा गया है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक और आपका जो बिहेवियरल है, ठीक है, इससे पूछे गए हैं। तो साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन देखते हैं भाई, क्या है इसमें आपका, क्या क्या चीजें इसका ये जो साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन होता है, इसके अंदर हम किन किन चीजों को लेकर के सेगमेंटेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। चलो देखो इसको। तो सबसे पहला, अब ये जो साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन है, इसमें एक फैक्टर होता है आपका साइकोलॉजिकल, ठीक है। कौन सा होता है? साइकोलॉजिकल फैक्टर हो गया आपका, या फिर आपका पर्सनल जो ट्रेट है। बेसिकली साइकोलॉजी क्या होती है? आपकी कोई पर्सनल ट्रेट होगी, आपकी पर्सनल आदत होगी, आपकी कोई मेंटल स्टेट होती है, उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल, ठीक है। चलो ये हो गया, साइकोलॉजिकल हो गया। देन आपका लाइफ स्टाइल। तो याद रखना, लाइफ स्टाइल हमेशा आप किस में इंक्लूड करके चलोगे? लाइफ क्या हो गया ये? लाइफ स्टाइल, ठीक है। लाइफ स्टाइल होती है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन में। याद रखना ये सारे पॉइंट बहुत अच्छे से, बार बार बोल रहा हूँ, यानी कि इसके अंदर कोई ना कोई तो बात है। हम्म। देखो अब लाइफ स्टाइल हो गया आपका, वैल्यूज हो गई, ठीक है ना। वैल्यूज हो गई। और इवन इसमें होता क्या है साइकोग्राफिक में, जब कई सारे लोग एक ही डेमोग्राफिक को शेयर करते हैं, जैसे मैंने आपको डेमोग्राफिक के एग्जांपल बताया, उसमें एज हो गया, जेंडर हो गया, एज हो गया, जेंडर हो गया, और फिर आपका सोशल स्टेटस हो गया, सोशल स्टेटस हो गया, रेस हो गया।
तो जब कई सारे डेमोग्राफिक फैक्टर्स एक जैसे हो जाते हैं, सपोज करो ये दो लोग हैं, ये ए है ये बी है, ये राम है ये लखन है, तो क्या हुआ, राम की एज है 20 ईयर्स, लखन की एज है 20 ईयर्स, ए की बी की, इसका जेंडर मेल है ये भी मेल है, इसका सोशल स्टेटस सपोज करो ये ये जो अपना मिडिल कैटेगरी से आता है, ये भी मिडिल क्लास से आता है, इसका जो रेस है उस वो भी सेम है, दोनों सेम रेस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इनका जो साइकोलॉजिकल सेगमेंटेशन होगा ना, यानी कि इनकी जो साइकोलॉजी होगी, ठीक है ना, इनका जो साइकोलॉजिकल या फिर पर्सनल ट्रेट होगा, वो कहीं ना कहीं क्या निकल के आता है, सेम निकल के आता है। ये बात मेरी अच्छे से सुन लो, अपने वर्ड्स में नोट डाउन कर लो, आई बात समझ में। क्वेश्चन यहाँ से अच्छा खासी बन सकता है कि अगर आपके कई सारे जो आपके डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं, जो कई सारे डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं वो अगर सेम हो जाते हैं, तो क्या होगा आपका कि उसमें कहीं ना कहीं उसकी साइकोलॉजी सेम होगी, और फिर वो आपको हेल्प करेगी साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन करने में। अरे बोलो हाँ, पूरी बात समझ में आई है तो फटाफट से, अगर नहीं आई है तो 2 सेकंड पीछे का फिर से देखो। क्लियर है? चलिए, ये हो गया। तो ये बेसिकली मेन फैक्टर्स होते हैं साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन के, अच्छे से इनको देख लो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ऊपर वाली बात आपको समझ आ गई। अब दूसरा एस्पेक्ट देखो यहाँ पे, दूसरा एस्पेक्ट ये है भैया, हो सकता है कि ये ए है और ये बी है, इनका जेंडर भी सेम है, इनका जो आपका सोशल स्टेटस है वो भी सेम है, जेंडर हो गया, सोशल स्टेटस हो गया, इसके अलावा इनका जो क्या बोलते हैं, एज सेम है, और कई सारे फैक्टर्स और सेम है, बट स्टिल इनकी साइकोलॉजी डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। क्या होगी, इनकी साइकोलॉजी डिफरेंट हो सकती है। तो ये दोनों चीजें आप याद रखना, साइकोलॉजी सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। सपोज करो भाई ये भी मेल है ये भी मेल है, इसका इन दोनों का स्टेटस सेम है, इन दोनों का एज सेम है, सब कुछ सेम है, बट इनके जो थॉट्स है ना, थॉट प्रोसेस वो सेम ही नहीं है, भले सेम एरिया में रहते हो सकता है ना कि इनकी थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाए। तो दोनों फैक्टर्स याद रखने हैं, ठीक है ना। आपको सर पहले ये बताया अब ये बताया, तो डियर कभी भी ना कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो थ्योरी वाला, चाहे वो आपका इंग्लिश हो, चाहे मार्केटिंग हो, चाहे सीआरएम हो, चाहे आपका साइंस हो, सभी में एक्सेप्शंस आर देयर, एंड आपको ये जो सब्जेक्ट है ना, इनको पढ़ते टाइम थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। ये नहीं कि भाई मैथ में तो फॉर्मूला होता है वैसा लगाएंगे हो जाएगा, इन सब में ऐसा नहीं होता, सोचना पड़ेगा आपको, चीजों को समझना पड़ेगा कि भाई हो सकता है ना कि साइकोलॉजी सेम हो, इट इज अ चांस की सेम हो जाए, बट ये भी पूरे पूरे चांसेस होते हैं कि ये डिफरेंट होगा। तो ये क्यों बताया मैंने, इसके पीछे रीजन ये है कि आपको ये ऐसा बोल सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, और दोनों ही स्टेटमेंट आपको लिख के दे देगा, फिर आप एग्जाम में बहुत भयंकर तरीके से कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो याद रखना, ना तो ये स्टेटमेंट कंप्लीटली सही है कि अगर वो एक जगह होंगे तो उनकी साइकोलॉजी सेम होगी, ये स्टेटमेंट भी पूरे तरीके से गलत है, और ये स्टेटमेंट भी सॉरी ये स्टेटमेंट भी आपका पूरे तरीके से सही नहीं है ना, और आपका ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी पूरे तरीके से सही नहीं है। सेम हो सकता है, देयर इज अ चांस, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, बट अगर ऐसा बोल रहे हो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब चलो यार एक बार मैं बता ही देता हूँ क्वेश्चन आपको, नहीं तो आप कहोगे सर ये क्या कंफ्यूज कर दिया आपने। सपोज करो मैंने आपसे बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है, ऐसा करके ट्रू बोल दिया मैंने, आपको पहला मैंने लिख के दे दिया कि ऐसी कुछ कंडीशन बनाई कि इफ डेमोग्राफिक कंडीशंस या फिर डेमोग्राफिक फैक्टर्स आर सेम, तो जो आपका उनका जो साइकोलॉजिकल ट्रेट निकल के आएगी वो सेम होगी, ठीक है। ये मैंने पहला स्टेटमेंट दिया। दूसरा मैंने दिया इफ जो आपकी डेमोग्राफिक कंडीशंस है वो सेम है तो आपकी साइकोलॉजिकल कंडीशन सेम नहीं होगी, ठीक है, मैंने नॉट सेम करके लिख दिया। फिर मैंने थर्ड स्टेटमेंट कुछ और दिया, और मैंने फोर्थ स्टेटमेंट ट्रू वाला दे दिया, कुछ और कॉन्टेक्स्ट होगा, और मैंने वो सही स्टेटमेंट लिख के दिया है। तो याद रखना ये स्टेटमेंट भी पूरे तरीके से सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। अगर यहां पर ये लिखता इट इज पॉसिबल या फिर इट इज अ प्रोबेबिलिटी, तो ये सही होता। प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन पूरे तरीके से सही नहीं है। बात की गहराई तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे, फटाफट से मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है ना, नहीं तो आप लोग बिल्कुल घन चक्कर बना लो अपने माइंड में इस चीज का, ठीक है। एक बार मुझे कमेंट करके बताना, और एक काम करते हैं, इसके बाद हमें पढ़ना है वॉल्स वाला, है ना। क्या पढ़ना है, वॉल्स का सेगमेंटेशन पढ़ना है, वो हम कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वॉल्स वाला कल करते हैं, और इसके बाद जो आपका बिहेवियरल सेगमेंटेशन है उसमें भी कई सारे टर्म्स आते हैं, वो भी कल डिस्कस करेंगे, एंड आपका ये फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार मुझे बताओ ये वाली बात आपको पूरी माइंड में क्लियर है या नहीं है। ठीक, आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, और आई होप आप लोग पढ़ तो रहे होगे, मैथ वगैरह अच्छे से पढ़ रहे होगे, जीएस की आपको पीडीएफ भी मिल गई है जनरल साइंस में, उसमें थ्योरी वगैरह है सारी की सारी।
कुछ क्वेश्चंस भी हैं उनको भी कर लो, थ्योरी वगैरह आप पढ़ लो। इसके अलावा मैं भी एक कराऊंगा, थोड़ा सा यार, थोड़ा सा टाइम दो, चीज़ें मैनेज करके उसको भी हम कर लेंगे, ठीक है। एक बार मार्केटिंग थोड़ा सा फिनिश होने पे आ जाए, जल्दी ही फिनिश होने पे आ जाएगा मार्केटिंग, तो इसको निपटा के जनरल साइंस पे काम करेंगे और आपका मैथ्स पे काम करेंगे। मैंने आपको देखो HIRD पूरा करा दिया है, इसके करंट अफेयर प्रोवाइड करवा दिए हैं 2021 के हिस्ट्री इंडियन रेलवेज के, ठीक है। इसके अलावा आपका कुछ फैक्ट बचते हैं, बच्चे कह रहे हैं सिग्नल वाला करा दो, एक दो क्लास में वो लेके करा दूंगा, सिग्नल, ऑक्सीजन एक्सप्रेस, किसान रेल, ठीक है। फिर आपका CRM पूरा मैं फिनिश करा चुका हूँ। इसके अलावा क्या बचता है भाई, अब ये देखो आपका मार्केटिंग भी फिनिश हो ही जाएगा। तो ये जो मेजर 3 सब्जेक्ट हैं ये तो आपको पूरे पूरे करा दिए हैं, अब क्या बचता ही क्या है। आपको मैथ मैंने बोला ही है, बोला ही हुआ है डेली डेली कि ऐसे करो वैसे करो। आई होप कि आप कर रहे होगे, नहीं कर रहे हो तो मैं आपको एक काम करूंगा, कल से एक शॉर्ट वीडियो बना के ना टारगेट आपको बनवाता हूँ, ठीक है। जिससे कि आपका क्या हो, 30 डेज में आपका पूरा सिलेबस एक बार गो थ्रू हो जाए। तो मैं टारगेट बना के सुबह कुछ वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर दिया करूंगा। इतना काम आपको डेली दिन में करना ही करना है, ठीक है। मैथ में क्या करना है, रीजनिंग में क्या करना है, HIRD में, CRM में, मार्केटिंग में, ठीक है। ऐसा कुछ बना के दे दूंगा, 1 दिन का या 2 दिन का जो भी रहेगा, या 1 वीक का भी दे सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ भी दे दूंगा, बट स्टिल यार मेहनत करो बहुत अच्छे से, मुझे सिलेक्शन चाहिए आप लोगों से बहुत, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत टाइम दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो अच्छे से इसका यूटिलाइज करो, सिलेक्शन लेके आओ, ठीक है। किसी के लिए नहीं लेना है तो मेरे लिए लेके आओ, आई बात समझ में। चलो खैर, अच्छे से पढ़ाई करो एंड बस, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय। अच्छे से खुश रहो ऑलवेज, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर पढ़ना है हम टेंशन में रहेंगे। टेंशन है वो होने दो, कि मेरा नहीं होगा, ये होगा वो होगा, ये सब टेंशन चलती ही है। अगर कोई आपसे ये बोलता है ना कि ये टेंशन खत्म कर दो, नहीं होगी, अब नहीं हो सकती। अगर कोई उस फेज से जाके निकला है तो उसे पता होगा ये खत्म नहीं होती है, ठीक है। टेंशन हमेशा बनी रहेगी, बट ट्राई टू बी हैप्पी, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करते रहो, वो मैटर करता है, ठीक है। टेंशन में रहोगे, वो टेंशन तो हमेशा रहनी है ना, टेंशन खत्म नहीं होती कभी। तो टेंशन है उसको अपनी जगह रहने दो, दैट इज राइट। कोई गलत बात नहीं है आपको अगर टेंशन हो रही है, मेरे नंबर कम आ रहे हैं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये मत समझना कि ये गलत हो रहा है, वो हो रहा है होने दो, बट ट्राई टू अपलिफ्ट थिंग्स, ठीक है ना। आप एक एक स्टेप डेली ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। क्या करो भाई, आज मैं यहाँ पे था तो मैं कल एटलीस्ट यहाँ तो जाऊंगा, यहाँ नहीं तो इतू सा तो काम करूंगा, 2 स्टेप नहीं चढ़ पाया तो एक तो चढ़ूंगा कैसे भी, ठीक है ना। चलो खैर यार, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड बाय बाय।